रहीम स्टार्ट करते हैं गाइडिंग के चैप्टर 76 की पार्ट 2 की वीडियो को। इस पार्ट में चलो हम ग्रोथ हार्मोन को डिटेल से डिस्कस कर रहे होंगे, उसके फंक्शंस वगैरह को देख रहे होंगे। अच्छा, पहले तो इंट्रोडक्टरी पहले हम ये बात कर रहे हैं कि जो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के दूसरे हार्मोन्स हैं वो किसी ना किसी ग्लैंड को इफेक्ट कर रहे होते हैं। जिस तरह मिसाल के तौर पर आपको याद होगा ये एड्रिनल कॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन है। अब ये एड्रिनल कॉर्टेक्स पे इफेक्ट कर रहा है, तो इसको हम एड्रिनल ग्लैंड वाले चैप्टर में डिटेल से पढ़ेंगे। वेरी सिमिलरली थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, ये थायराइड ग्लैंड को इफेक्ट कर रहा है, तो इसको हम थायराइड ग्लैंड वाले चैप्टर में डिटेल से पढ़ेंगे। सही होगी बात। तो एक ग्रोथ हार्मोन ही है जो बताते खुद कोई ना कोई एक्शन करता है, इसलिए ग्रोथ हार्मोन की डिटेल्स को हम इसी चैप्टर में डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं जी ग्रोथ हार्मोन की डिटेल्स को। बाकी सारे जो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के हार्मोन है उनकी डिटेल्स को दूसरे चैप्टर से हमने पढ़ना है। ग्रोथ हार्मोन के बारे में बताते हैं जी। ग्रोथ हार्मोन को हम सोमैटोट्रोपिक हार्मोन भी कहते हैं, इसको सोमैटोट्रोपिन भी कहते हैं। एक छोटा प्रोटीन है, 191 अमीनो एसिड्स का बना हुआ होता है, मॉलिक्यूलर वेट इसका 22,000 होता है और काम इसका क्या है, नाम से जाहिर है, ग्रोथ करवाना। ग्रोथ करवाने के लिए सेल्स के साइज को भी बढ़ाता है, सेल्स की डिवीजन भी करवाता है ताकि नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज करें, सेल्स की डिफरेंशिएशन वगैरह भी करवाता है। ठीक है, तो ग्रोथ को प्रमोट करते हैं मुख्तलिफ तरीकों से। अच्छा, हमने यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट किया, इन्होंने शो किया है। हमने 2 लिटरमेट रैट्स, लिटरमेट का मतलब है एक साथ ही पैदा हुए हैं, ट्विंस कह लो आप, ये ठीक है, एक साथ 2 रैट्स पैदा हुए। एक रैट को हम डेली ग्रोथ हार्मोन का इंजेक्शन लगाते रहे और दूसरे को हमने इंजेक्शन नहीं लगाया। अब जिसको हम डेली इंजेक्शन लगाते रहे, हमने देखा कि उसका बॉडी वेट बहुत ज्यादा इंक्रीज किया है, दूसरे का बॉडी वेट कम इंक्रीज किया है। ठीक है, सारी वजह क्योंकि हम ग्रोथ हार्मोन दे रहे थे, तो इससे हमें पता चला कि ग्रोथ हार्मोन जो है वो बॉडी के साइज को इंक्रीज करने, बॉडी के वेट को इंक्रीज करने में, ग्रोथ करवाने में रोल प्ले कर रहा होता है। ये तो बात बड़ी सिंपल थी, इसमें तो कोई ऐसी डिफिकल्टी नहीं थी। अच्छा, फिर यहाँ पे एक और चीज देखिएगा, सिंपल सी बात यह है, जो ग्रोइंग एज होती है ना, उसमें ग्रोथ हार्मोन के कहने पे बॉडी प्रोपोर्शनेटली साइज में इंक्रीज करती है। यानी कि हड्डियां भी इंक्रीज कर रही हैं, साथ ही साथ मसल भी इंक्रीज कर रहा है, स्किन भी इंक्रीज कर रही है, सारी चीजें प्रोपोर्शनेटली साइज में इंक्रीज कर रही होती हैं, डालने की बात। लेकिन एक सर्टन एज के बाद मजीद अगर आप ग्रोथ हार्मोन इंजेक्ट करते जाओगे तो फिर ग्रोथ जो होती है वो प्रोपोर्शनेटली नहीं होती, क्योंकि एक सर्टन एज के बाद अब हड्डियां मजीद नहीं बढ़ सकती। कहते हैं ना भाई 18 साल के बाद, 21 साल के बाद बंदे का कद नहीं बढ़ सकता, तो अब एक सर्टन एज के बाद हड्डियां तो बंदे की नहीं बढ़ सकती। अगर फिर भी आप ग्रोथ हार्मोन इंजेक्ट करते रहे तो फिर हम कहते हैं डिसप्रोपोर्शनेटली ग्रोथ होगी, यानी कि बॉडी वेट तो बढ़ेगा लेकिन प्रोपोर्शन खराब हो जाएगा। हड्डी उतनी की उतनी है, गोश्त ज्यादा होना शुरू हो गया, कुछ सॉफ्ट टिश्यू ज्यादा होना शुरू हो गया, तो इस तरह के काम यहाँ पे होना शुरू हो जाएगी, किसी हड्डी की थिकनेस ज्यादा होना शुरू हो जाएगी। ठीक होगी बात। तो ये बात आपने जेब में रखनी है कि शुरू में प्रोपोर्शनेटली इंक्रीज कर रहा होता है, लेकिन बाद में अगर आप ग्रोथ हार्मोन को इंजेक्ट करते ही रहे तो फिर डिसप्रोपोर्शनेटली वेट में इंक्रीज होता है। इसीलिए आप देख सकते हैं जो नॉर्मल रैट था उसमें एक सर्टन एज के बाद ग्रोथ होना बंद हो गई है। ठीक है, इस एज जब तक प्रोपोर्शनेटली इंक्रीज था वो होता रहा इंक्रीज, साइज बड़ा हो गया उसका, अब उसके बाद ग्रोथ होना बंद हो गई है। तो ये तो होता है नॉर्मल में, और ये होता है जिसको हम ग्रोथ हार्मोन इंजेक्ट करते रहे हैं, डानो की बात। अब देखते हैं जी ग्रोथ हार्मोन के मेटाबॉलिक इफेक्ट्स क्या क्या होते हैं, किस किस तरीके से मेटाबॉलिज्म को इफेक्ट कर रहा होता है। सीधी सी बात है, आपने ग्रोथ करवानी है, यानी कि मसल्स भी बढ़ाने होंगे, बोन्स भी बढ़ानी होंगी, तो हमें ज्यादा प्रोटीन्स बनाने की जरूरत है। तो ग्रोथ हार्मोन प्रोटीन सिंथेसिस को इंक्रीज करता है और बॉडी में फैट को कम करता है। ठीक है, जब जब भी एनर्जी की जरूरत पड़ती है ना, ये कहता है यार ये लो फैटी एसिड ले लो, फैटी एसिड ले लो। ठीक है, प्रोटीन्स को ना यूज करना, प्रोटीन्स तो हमने बनानी है, फैटी एसिड को यूज करता है। तो यानी कि बॉडी में जो भी फैट वगैरह होता है एडिपोस टिश्यू में, उसको ये अच्छी तरह इस्तेमाल करता है, प्रोटीन के सिंथेसिस को इंक्रीज करता है। और ग्लूकोज को देखा जाए तो ग्लूकोज को भी ये स्पेयर करता है, ग्लूकोज की यूटिलाइजेशन को भी ये कम करता है, क्योंकि ये आमतौर पर फैट को इस्तेमाल करने के हक में होता है। ठीक है बस, तो ओवरऑल देखा जाए प्रोटीन्स को ये बढ़ाएगा, ग्लूकोज को ये मेंटेन करेगा, फैट को ये कम करेगा। सही होगी बात। तो आप कहते हैं कि जी ये आपकी बॉडी को लीन बॉडी वेट बना रहा होता है। लीन का मतलब है कि मतलब चर्बी नहीं है लेकिन मसल्स वगैरह बनते चले जा रहे हैं। ठीक है, इस तरह की बॉडी बन रही होती है ग्रोथ हार्मोन की वजह से। तो ओवरऑल बार मैंने आपको बता दिया कि तीनों पे इफेक्ट्स क्या हो रहे हैं। प्रोटीन्स को ये बढ़ाएगा, ग्लूकोज को ये मेंटेन करेगा, या कह लो ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को मेंटेन करेगा, यूटिलाइजेशन ग्लूकोज की कम करेगा, और फैट को डिक्रीज करता है, फैट की यूटिलाइजेशन को बढ़ाता है। दोनों की बात ये जरा थोड़ा सा मतलब ये याद रखने वाली बातें हैं। ग्रोथ हार्मोन हो गया, फिर आगे हम थायराइड हार्मोन देखेंगे, कॉर्टिसोल पे देखेंगे, उन सबके क्या इफेक्ट्स होते हैं तीनों चीजों पे, ये आपने याद रखते रहने हैं। प्रोटीन पे, फैट पे और कार्बोहाइड्रेट पे, 2-3 हार्मोन है उनके, हमने इन तीनों पे इफेक्ट्स पढ़ने होते हैं। ठीक है, फिलहाल तो ग्रोथ हार्मोन है तो आपके लिए कुछ कंफ्यूजिंग होपफुली नहीं होगी। सबसे पहले देखते हैं प्रोटीन को ग्रोथ हार्मोन किस तरह से बढ़ाता है। सही होगी बात यार। अगर आपने सेल में प्रोटीन बनानी हो तो क्या कुछ करना पड़ता है, याद है आपको? सीधी सी बात है, mRNA आता है, राइबोसोम पे लगता है, और आपको पता है ट्रांसलेशन के तहत प्रोटीन बनना शुरू होती है, मुख्तलिफ अमाइनो एसिड्स आके इस पर अटैच होते रहते हैं और एक प्रोटीन बनना शुरू होती है। यही होता है ना प्रोटीन की फॉर्मेशन में। तो पहली बात तो ग्रोथ हार्मोन क्या करता है, ये मिसाल के तौर पर ब्लड वेसल जा रही है, ब्लड वेसल के अंदर अमाइनो एसिड मौजूद होते हैं,
तो ग्रोथ हार्मोन सेल की परमेबिलिटी को इंक्रीज करता है ताकि ज्यादा से ज्यादा अमाइनो एसिड्स इस सेल के अंदर आ सकें। ठीक है, तो पहले तो काम ये अमाइनो एसिड्स के अपटेक को इंक्रीज करता है या आप कहते हैं परमेबिलिटी को इंक्रीज करता है ताकि ज्यादा से ज्यादा अमाइनो एसिड्स सेल के अंदर आ सकें। अब हम कहते हैं चलो ठीक है भाई, एमआरएनए लगे रहो, हम प्रोटीन बनाते रहेंगे। तो पहला काम इसने क्या किया, अमाइनो एसिड्स को सेल के अंदर इंक्रीज कर दिया। दूसरा काम ये क्या करता है, कहता है भाई अमाइनो एसिड तो बहुत हो गए, ये जो एमआरएनए वेले बैठे हैं इनको भी तो कोई करा दिलाओ। तो ग्रोथ हार्मोन एमआरएनए की ट्रांसलेशन को भी प्रमोट करता है, यानी कि जो एमआरएनए वेले बैठे होते हैं कहता है चलो भाई चलो अमाइनो एसिड बहुत आ रहे हैं, तुम भी काम में लगो। तो ये कहते हैं चलो हम भी लग जाते हैं, तो ये भी काम में लग जाते हैं, प्रोटीन ज्यादा बनना शुरू होती है। दो काम हो गए। तीसरा ग्रोथ हार्मोन कहता है कि यार हमने सारे एमआरएनए को कह दिया कि तुम काम करो, लेकिन एमआरएनए हैं ही थोड़े, तो ये न्यूक्लियस में जाकर डीएनए से कहता है कि भाई तुम एमआरएनए की प्रोडक्शन भी बढ़ा दो, सही की बात, ज्यादा एमआरएनए बनाओ। तो ओवरऑल प्रोटीन को इंक्रीज करने के लिए क्या क्या कर रहा है, नंबर एक ट्रांसक्रिप्शन बढ़ा रहा है, यानी कि एमआरएनए की प्रोडक्शन बढ़ा रहा है। नंबर दो एमआरएनए को फिर ट्रांसलेट भी करवा रहा है, यानी उसको एक्टिवली रोल भी प्ले करवा रहा है। और नंबर तीन आगे प्रोटीन बनाने के लिए ज्यादा से ज्यादा अमाइनो एसिड्स भी लेके आ रहा होता है। तो ये बात उन्होंने बताई हुई है, एनहांसमेंट ऑफ अमाइनो एसिड ट्रांसपोर्ट थ्रू द सेल मेम्ब्रेन, ज्यादा से ज्यादा अमाइनो एसिड को अंदर लेके आता है। नंबर दो एनहांसमेंट ऑफ एनआरएनए ट्रांसलेशन, आरएनए ट्रांसलेशन, आरएनए से कहता है चलो भाई चलो तुम भी काम में लगो। और नंबर तीन न्यूक्लियर ट्रांसक्रिप्शन ऑफ डीएनए टू फॉर्म आरएनए भी इंक्रीज करता है, कि डीएनए से कहता है कि भाई ज्यादा से ज्यादा आरएनए फॉर्म किया करो। सही होगी बात। ये तो हमने तीन इंपैक्ट देखे किस तरह से प्रोटीन को बनाने में रोल प्ले कर रहा है। उसके अलावा जब प्रोटीन बन जाती है फिर ये प्रोटीन को टूटने नहीं देता। जब भी बॉडी में कहीं एनर्जी की जरूरत होती है ना, तो ये कहता है यार प्लीज देखो मेरी बात सुनो, प्रोटीन को ना इस्तेमाल करो, फैटी एसिड यूज कर लो, फैट्स को इस्तेमाल कर लो। सही होगी बात। तो जहां भी एनर्जी की जरूरत होती है ये प्रोटीन को बचा के रखता है, फैट को कुर्बानी का बकरा बना छोड़ता है। ठीक होगी बात। तो ये आपके पास मोबिलाइज करता है लार्ज क्वांटिटीज ऑफ फ्री फैटी एसिड्स, प्रोटीन को ये बचा लेता है, प्रोटीन को टूटने नहीं देता। इसी वजह से हम कहते हैं ग्रोथ हार्मोन प्रोटीन स्पेरर होता है, प्रोटीन को बचा लेता है। सही होगी बात। तो हमने देखा प्रोटीन को प्रोड्यूस करने के लिए तीन इफेक्ट्स और फिर प्रोटीन को टूटने भी नहीं देता ये। तो ये था हमारे पास ग्रोथ हार्मोन का इफेक्ट प्रोटीन्स के लिए। डन। उसके बाद देखते हैं ग्रोथ हार्मोन का इफेक्ट फैट्स के लिए क्या होता है। ये तो हमें पता है कि फैट्स को इसने कुर्बानी का बकरा बनाना ही बनाना है, तो फैट को तो ये यूज करेगा एनर्जी के लिए, इसकी यूटिलाइजेशन को बढ़ाएगा। दूसरा वाली ये फैट को ज्यादा से ज्यादा जो एडिपोज टिश्यू में फैट होते हैं ना, ठीक है, वहां से तोड़ तोड़ के फैटी एसिड्स को ब्लड में भेजता रहता है। ठीक है बात। और फैटी एसिड्स को ज्यादा से ज्यादा ये कन्वर्ट करो तो एसिटाइल को ए के अंदर, ताकि एनर्जी के लिए ये यूज हो सके, ये ग्लाइकोलाइसिस वगैरह में लग जाए और फैट जो भी है वो आपका एनर्जी में इस्तेमाल हो जाए। सही होगी बात। जब ये फैट को एनर्जी में इस्तेमाल करी जाएगा तो जाहिर सी बात है एक तो आपके ब्लड के अंदर फैटी एसिड लेवल भी इंक्रीज करेगा, क्योंकि हम एडिपोज टिश्यू से फैट को तोड़ रहे हैं और फैटी एसिड्स को ब्लड में लाई जा रहे हैं। ठीक है, तो ब्लड में फैटी एसिड इंक्रीज करेंगे, उसके अलावा लिवर में फैटी एसिड इंक्रीज करेंगे। एडिपोज टिश्यू में फैट कम हो रहा है, बाकी जगह पे तो हम फैट लेके आ रहे हैं ना, लिवर में भी फैट ला रहे हैं इधर उधर। अच्छा, कई दफा होता है ये कि लिवर में बहुत ज्यादा फैट होने की वजह से इशू बन सकता है, उसको हम कहते हैं फैटी लिवर भी कॉज हो सकता है, क्योंकि लिवर में बहुत ज्यादा फैट जमा होना शुरू हो गया है। डन की बात। और यहाँ पे कीटोजेनिक इफेक्ट का भी जिक्र किया है। कीटोजेनिक इफेक्ट में बेसिकली क्या होता है, देखो हम जाहिर सी बात है हम फैट को तोड़ते चले जा रहे हैं, उससे हम एसिटाइल को ए बनाए चले जा रहे हैं, तो इस सिचुएशन की वजह से बॉडी के अंदर कीटोसिस भी हो सकता है। की बात, आई होप सो इसमें कोई ऐसा डिफिकल्टी नहीं थी। तो हमने देखा इसका एक प्रोटीन पे इफेक्ट होता है कि ग्रोथ हार्मोन प्रोटीन्स को फॉर्म करवाता है, और दूसरा हमने देखा कि ये फैट को ब्रेक डाउन करवाता है। वो ये बता रहे हैं कि प्रोटीन्स को जो फॉर्म करवाने वाला काम है वो तो मिनटों में हो जाता है, अलबत्ता ये जो फैट की मोबिलाइजेशन वाला काम है इसको घंटे लग जाते हैं, सेवरल आवर्स। ठीक हो गया बात। तो ग्रोथ हार्मोन का जो प्रोटीन सिंथेसिस वाला काम है वो बहुत जल्दी होता है, जबकि ग्रोथ हार्मोन का जो फैटी एसिड्स को मोबिलाइज करने वाला काम है या फैट को ब्रेक डाउन करने वाला काम है वो सेवरल आवर्स ले लेता है। सिंपल चीज थी, कोई इसमें मुश्किल चीज नहीं थी। हमने देख लिया ग्रोथ हार्मोन का प्रोटीन्स पे क्या इफेक्ट होता है, हमने देख लिया ग्रोथ हार्मोन का फैट मेटाबॉलिज्म पे क्या इफेक्ट होता है। अब हम देखते हैं ग्रोथ हार्मोन का कार्बोहाइड्रेट पे क्या इफेक्ट होता है। कार्बोहाइड्रेट्स पे क्या इफेक्ट है आपके ग्रोथ हार्मोन का। नंबर एक, ये ग्लूकोज की अपटेक इन द सेल्स को डिक्रीज करता है। ठीक है, यानी कि ग्लूकोज को ब्लड में रखने का कार्य है ताकि ब्लड में ग्लूकोज कंसंट्रेशन अच्छी रहे। नंबर दो, ये इंक्रीज ग्लूकोज प्रोडक्शन करवा रहा है। सही के बाद यहाँ भी आपको याद होगा हम फैट को भी तोड़ते हैं और एनर्जी के लिए यूज करते हैं। जो फैट को एनर्जी के लिए यूज करें इसका मतलब है ग्लूकोनियोजेनेसिस हो रही है, यानी हम फैट के प्रोडक्ट से भी ग्लूकोज बना रहे होते हैं। डन की बात। और नंबर तीन, जाहिर सी बात है जब आप ब्लड में ग्लूकोज को बढ़ाओगे तो ब्लड को ग्लूकोज में बढ़ाने से जलन किसको होती है हमेशा, जाहिर सी बात है जब भी ब्लड में ग्लूकोज बढ़ती है तो जलन होती है हमारी इंसुलिन को। तो यही होगा यहाँ पे भी, इंसुलिन की सिक्रीशन भी इंक्रीज कर जाएगी। क्यों इंक्रीज कर जाएगी, क्योंकि हम ग्लूकोज को ब्लड में बढ़ा रहे हैं। सही होगी बात। तो यानी कि यहाँ पे इंसुलिन भी बढ़ रही है। अब आप कंफ्यूज हो सकते हैं, आपके में अगर यार इंसुलिन बढ़ रही है तो फिर तो ग्लूकोज लेवल कम हो जाना चाहिए, लेकिन नहीं,
ग्लूकोज ज्यादा होने की वजह से इंसुलिन फॉर्म हो रही होती है। तो अगर कोई आपसे पूछे कि ग्रोथ हार्मोन क्या करती है, ग्लूकोज को ब्लड में बढ़ाती है घटाती है, तो बढ़ाती है। सही होगी बात। ग्रोथ हार्मोन हैज हाइपरग्लाइसीमिक इफेक्ट्स। इस हाइपरग्लाइसीमिया की वजह से इंसुलिन प्रोड्यूस होगी, लेकिन इंसुलिन ज्यादा काम नहीं कर पाती बेचारी। सही होगी बात। इंसुलिन कोशिश तो थोड़ी बहुत करती है कि ब्लड में ग्लूकोज को कम कर सके, लेकिन इतने अच्छे से ये ब्लड में ग्लूकोज को कम नहीं कर पाती। उसकी क्या रीजन है उसको भी हम स्टडी करते हैं। एक बात लेकिन आपको समझ में आ गई है कि जब इंसुलिन से काम बहुत अच्छे से काम नहीं कर पा रही है, हमने इंसुलिन रेजिस्टेंस प्रोड्यूस कर दी है, तो यहाँ पे हमारे ब्लड में ग्लूकोज लेवल इंक्रीज करेगा। उसको हम कहेंगे हाइपरग्लाइसीमिया, जहां पे डायबिटीज टाइप सिचुएशन बन जाएगी। और कौन सी डायबिटीज? डायबिटीज टाइप 2, डायबिटीज मेलाइटस टाइप 2। क्योंकि डायबिटीज मेलाइटस टाइप 2 में आपको याद होगा कि इंसुलिन बन रही होती है लेकिन काम नहीं कर पा रही होती। तो यहां भी यही केस है, इंसुलिन बन रही है लेकिन उतने अच्छे से काम नहीं कर पा रही, इंसुलिन रेजिस्टेंस प्रोड्यूस हो चुकी हुई है। ध्यान की बात। तो कुछ पेशेंट्स जो होते हैं सिर्फ तौर पर एक्रोमेगैलिया की एब्नॉर्मैलिटी है, जिसमें ग्रोथ हार्मोन की एक्सेस हो जाती है, वो आगे जाके हम पढ़ेंगे डिटेल से। अब एक्रोमेगैली के अंदर भी ग्रोथ हार्मोन ज्यादा होता है, इसी वजह से हाइपरग्लाइसीमिया हो जाता है। इंसुलिन तो बन रही है लेकिन इंसुलिन अपना काम नहीं कर पा रही। अच्छा, ये इंसुलिन क्यों नहीं इतने अच्छे से काम कर पा रही होती? बेसिकली देखो, आपको याद है ना, फैट मेटाबॉलिज्म में हमने पढ़ा था कि ग्रोथ हार्मोन फैटी एसिड्स को ब्लड में इंक्रीज कर देती है। ठीक है, तो हमने कुछ एक्सपेरिमेंट्स से हमें पता चला है कि जब ब्लड में फैटी एसिड ज्यादा होते हैं ना, इंसुलिन बेचारी सही से काम नहीं कर पाती। ठीक है ना, इंसुलिन बेचारी ज्यादा अच्छे से ग्लूकोज को यूटिलाइज नहीं करवा पाती। तो एक तो इंसुलिन सही से काम क्यों नहीं कर पा रही या हाइपरग्लाइसीमिया क्यों है? क्योंकि भाई ग्रोथ हार्मोन मसल से ग्लूकोज की प्रोडक्शन भी करवा रहा है और ग्लूकोज के अपटेक को भी कम रखा हुआ है इसने। और दूसरा, इंसुलिन इतने अच्छे से काम भी नहीं कर पा रही फैटी एसिड्स की मौजूदगी की वजह से। ध्यान की बात। अच्छा, फिर इस पैराग्राफ में बड़ी इंटरेस्टिंग बात वो कर रहे हैं। वो कह रहे हैं भाई ग्रोथ के लिए इंसुलिन भी जरूरी है, ग्लूकोज भी जरूरी है। अगर ग्लूकोज हुई, इंसुलिन ना हुई, तो आपके ब्लड में तो बहुत ग्लूकोज रहेगी लेकिन आपके सेल्स के अंदर बिल्कुल भी नहीं जा सकेगी, वो ग्लूकोज हमारे काम नहीं आ सकेगी। हम कहेंगे नहीं जी, ग्रोथ नहीं प्रॉपर हो पा रही। ठीक है बात। तो यानी कि इंसुलिन जरूरी है। और अगर सिर्फ इंसुलिन हुई, ब्लड में ग्लूकोज ना हुआ, तो वो तो ग्लूकोज लेवल कम हो गया। ग्रोथ के लिए हमें ग्लूकोज लेवल ज्यादा चाहिए होता है, तो यानी कि यहाँ पे भी गड़बड़ हो जाएगी। तो नेसेसिटी ऑफ इंसुलिन एंड कार्बोहाइड्रेट, दोनों चीजें जरूरी होती हैं एक अच्छी ग्रोथ के लिए। सही हो के बाद आपकी डाइट में कार्बोहाइड्रेट्स भी होने चाहिए ताकि ब्लड में ग्लूकोज भी आए, और इंसुलिन भी होनी चाहिए जो कि थोड़ा थोड़ा ग्लूकोज सेल्स के अंदर भी भेजता रहे। डाउन हो गई बात, यहाँ तक बात समझ में आ गई। उसके अलावा यार देखो, इंसुलिन हमने पहले कहा था इंसुलिन इतना अच्छा से काम नहीं करता फैटी एसिड वगैरह की वजह से, तो फिर भी हम क्यों कह रहे हैं ग्रोथ के लिए इंसुलिन जरूरी है? एक तो बात मैंने कही थी ना कि थोड़ा बहुत इंसुलिन सेल के अंदर ग्लूकोज को भेजता रहेगा, लेकिन फिर भी यार ये कोई इतनी मजेदार लॉजिक नहीं बनी। पहले हम कह रहे हैं कि इंसुलिन ग्लूकोज के ऊपर से काम नहीं कर सकेगा, फिर हम कह रहे हैं कि इंसुलिन बड़ा जरूरी है ग्रोथ के लिए। तो असल में इंसुलिन जो है ना, इसका एक और फंक्शन भी है। इंसुलिन सेल्स के अंदर अमाइनो एसिड के अपटेक को भी बढ़ाता है। ये तो बहुत जरूरी काम है ग्रोथ हार्मोन का। आपको याद होगा हमने कहा था ग्रोथ हार्मोन अमाइनो एसिड्स की अपटेक इन द सेल इंक्रीज करता है। तो बेसिकली इंसुलिन ये अपटेक को बढ़ाता भी है। सही होगी बात। इसलिए भी हम कह रहे हैं कि इंसुलिन बड़ा जरूरी है ग्रोथ के लिए। याद रखिएगा, इंसुलिन जो है वो ग्रोथ के लिए जरूरी होता है। उसकी एक रीजन ये भी है कि वो अमाइनो एसिड्स के अपटेक को इंक्रीज कर रहा है। डन हो गया जी। यहां तक हमने देख लिया कि ग्रोथ हार्मोन का प्रोटीन्स पे क्या इफेक्ट होता है, फैट्स पे क्या इफेक्ट होता है और कार्बोहाइड्रेट पे क्या इफेक्ट होता है। डन। नेक्स्ट हम देखते हैं ग्रोथ हार्मोन अब किस तरह से कार्टिलेज को, बोन को, इन चीजों की ग्रोथ को किस तरह से बढ़ाता है। सीधी सी बात है, बोन वगैरह के। अच्छा, पहली जो बात, कार्टिलेज के जो सेल्स होते हैं ना, उनको हम कहते हैं कॉन्ड्रोसाइटिक सेल्स, और जो बोन के सेल्स होते हैं उनको कहते हैं ऑस्टियोजेनिक सेल्स। बोन फॉर्मिंग सेल्स होते हैं बेसिकली। ठीक है, ऑस्टियोब्लास्ट होते हैं वैसे तो, लेकिन जो मतलब बोन फॉर्मिंग सेल्स बना रहे होते हैं उनको हम कह रहे होते हैं ऑस्टियोजेनिक सेल्स। सही होगी बात। तो कॉन्ड्रोसाइटिक सेल्स कार्टिलेज बनाने वाले, ऑस्टियोजेनिक बोन बनाने वाले। तो इनके अंदर प्रोटीन डेपोजिशन इंक्रीज करते चला जा रहा है, तो यानी कि बोन, कार्टिलेज, यहाँ पे प्रोटीन बढ़ेगी। नंबर 1। नंबर 2, रेट ऑफ रिप्रोडक्शन ऑफ दी सेल्स, हम इन सेल्स की तादाद भी बढ़ाते हैं। और नंबर 3, अ स्पेसिफिक इफेक्ट ऑफ कन्वर्टिंग कॉन्ड्रोसाइट इनटू ऑस्टियोजेनिक सेल्स। बेसिकली होता क्या है, जब बोन बन रही होती है ना, तो पहले आपके पास एक कार्टिलेज सी बनती है, फिर आहिस्ता आहिस्ता वो कार्टिलेज बोन में कन्वर्ट होती चली जाती है। ठीक है, तो अब देखो इन तीनों इफेक्ट को मैं कंबाइन करके आपको बता रहा हूं। पहले नंबर पे क्या हुआ, कार्टिलेजिनस सेल्स हैं उनके अंदर प्रोटीन्स बढ़ती चली जा रही हैं। दूसरा, कार्टिलेजिनस सेल्स और बोनी सेल्स की तादाद भी बढ़ती जा रही है, साइज में बढ़ते जा रहे हैं। और फिर आहिस्ता आहिस्ता तीसरा ये कि हम कार्टिलेजिनस सेल्स को बोन में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो ये सारा कुछ जो ग्रोथ में बेबी को चाहिए होता है, वो सारा कुछ ग्रोथ हार्मोन यहाँ पे बोन के केस में करवा रहा है। सेल्स के अंदर प्रोटीन को बढ़ा भी रहा है, सेल्स की तादाद भी बढ़ा रहा है, और आहिस्ता आहिस्ता कार्टिलेज को बोन में कन्वर्ट भी करता चला जा रहा है। अलबत्ता एक बात आपको पता है कि एक हद के बाद, एक सर्टेन टाइम के बाद
मजीद बोन्स की ग्रोथ इंक्रीज नहीं हो पाती। उसकी क्या रीजन है? बेसिकली आहिस्ता आहिस्ता जो कार्टेज है वो काम होती रहती है, एपिफाइसेस जो है वो आपस में फ्यूज कर जाते हैं। उसकी मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ कि देखिएगा, ये इनिशियली बोन है, ये जो इसमें दरमियान वाली जगह है ये आपके पास बोनी पार्ट है, जो खाली जगह है वो समझ लें कार्टिलेजिनस पार्ट है। सही है की बात। अब जैसे जैसे ग्रोथ हुई, यहां पे देखो बोन का साइज इंक्रीज कर गया, लेकिन कार्टिलेज जो है वो थोड़ी सी छोटी हो गई। यहाँ पे कार्टिलेज बड़ी थी, अब कार्टिलेज थोड़ी सी छोटी हो गई है। सही है। तो आहिस्ता आहिस्ता ओवरऑल बोन का साइज बढ़ता रहता है, कार्टिलेज कम होती रहती है। इससे नेक्स्ट देखो, बोन और बड़ी हो गई है लेकिन कार्टिलेज और छोटी हो गई है। देख रहे हैं आप कार्टिलेज कितनी छोटी सी रह गई है। और अल्टीमेटली ओवरऑल आपके पास कार्टिलेज बिल्कुल ही खत्म हो जाती है और सारी की सारी बोन बन जाती है। अब आप मजीद ग्रोथ हार्मोन रिलीज करवा भी लोगे तो मजीद बोन बड़ी नहीं हो सकती। सही होगी बात। बोन बड़ी इस कार्टिलेज की वजह से हो रही थी। ये कार्टिलेज डिवाइड करती रहती थी, बड़ी होती रही, कार्टिलेज डिवाइड करती रहती थी और बोन में कन्वर्ट होती रहती थी। तो इस वजह से बोन बड़ी हो रही थी। यहां भी कार्टिलेज डिवाइड करती थी, बोन में कन्वर्ट होती थी, बोन को बड़ा कर देती थी। फिर कार्टिलेज और डिवाइड होती थी, बोन को बड़ा करती, बोन में कन्वर्ट होती थी, बोन बड़ी होती थी। अब कार्टिलेज ही खत्म हो गया तो अब मजीद बोन बड़ी नहीं हो सकती। अब आप ग्रोथ हार्मोन रिलीज करोगे तो बोन का साइज इंक्रीज नहीं कर सकता। ये तो होगी पहली बात। दूसरी बात, ग्रोथ हार्मोन का बोन पे एक और तरह का इफेक्ट भी होता है। वो क्या? देखो, आपको पता है कि बोन में एक ऑस्टियोब्लास्ट सेल्स होती हैं जो कि बोन फॉर्मिंग सेल होते हैं, एक ऑस्टियोक्लास्ट भी होते हैं जो कि बोन को डिसॉल्व कर रहे होते हैं। अब ये हमारी बॉडी में ना मुसलसल हो रहा होता है। बोन थोड़ी थोड़ी बन भी रही होती है, थोड़ी थोड़ी टूट भी रही होती है, तो ओवरऑल काम सही रहता है। अगर ग्रोथ हार्मोन ज्यादा हो गया तो ये जो बोन बनने वाला काम है ना, ये ज्यादा हो जाएगा। सही होगी बात। तो अब होगा क्या, बोन की लेंथ तो मजीद इंक्रीज कर नहीं सकती, तो वो होता ही है कि बोन कभी विड्थ में इंक्रीज कर जाती है, कभी बोन वेट में इंक्रीज कर जाती है। अगर ग्रोथ हार्मोन ज्यादा हुआ तो बोन बनने वाला काम ज्यादा होगा, बोन टूटने वाला काम कम होगा। ऑस्टियोब्लास्ट अपना एक्शन ज्यादा करेगा, ऑस्टियोक्लास्ट का एक्शन निस्बतन कम हो जाएगा। तो ऐसी सिचुएशन में बोन का वेट वगैरह इंक्रीज कर जाता है। जो कि हम देखते हैं एक्रोमेगाली में, कभी मैंडेबल जो है या जो प्लेन बोन्स होती हैं, जिस तरह स्कल की बोन्स हो गई, वो बहुत मोटी मोटी हो जाती हैं। आईज के ऊपर जो आईब्रोज वाली जगह होती है वहां पे किसी की वो ऐसी हड्डी सी बाहर निकली हुई होती है। मैंडेबल जो आपकी लोअर जॉ वाली जगह होती है वो थोड़ी सी मुंह से बाहर निकली हुई होती है। तो इस तरह के केसेस होना शुरू हो जाते हैं। कद मजीद नहीं बढ़ सकता, बोन्स की लेंथ मजीद नहीं बढ़ सकती। सही होगी बात। हमने देख लिया वाली अभी तक ग्रोथ हार्मोन का इफेक्ट प्रोटीन्स पे क्या होता है, लिपिड्स पे, फैट्स पे क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट्स पे क्या होता है और बोन ग्रोथ पे क्या होता है। डन। उसके बाद वो बात कर रहे हैं, एक चीज यहाँ पे मैं आपको बता चुका हूं, इंसुलिन बहुत जरूरी है ग्रोथ के लिए। यहाँ पे बता रहे हैं कि कुछ इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं, वो भी हमारे लिए बड़े जरूरी होते हैं। हमने ये देखा कि ग्रोथ हार्मोन अकेला बेचारा बहुत कम काम कर पाता है, इसको साथ कुछ इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर्स की जरूरत होती है, जिसको हम कहते हैं IGFs, इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर्स। उनकी जरूरत होती है, वो होंगे तो ही ग्रोथ हार्मोन काम कर सकेगा। इनको हम नाम देते हैं सोमैटोमीडिन्स। डाउन की बात। अब हमने तो 4 मेन तरह के IGFs को हमने एटलीस्ट लिस्ट किया हुआ है, जिनमें से IGF-1 को हम सोमैटोमीडिन C कहते हैं। इस सोमैटोमीडिन C जो है, या आप कह लो IGF-1 जो है, ये बड़ा जरूरी होता है। इसका मॉलिक्यूलर वेट होता है आपके पास 7500 के करीब। ये बड़ा जरूरी होता है ग्रोथ करवाने के लिए। हमने देखा कुछ ऐसे लोग जिनमें ग्रोथ हार्मोन तो था लेकिन ये वाले फैक्टर्स नहीं थे, उनमें ग्रोथ कम हुई है। तो ये तो फिर बात बाजी होगी ना, किसका मतलब है वो फैक्टर्स चाहिए हमें ग्रोथ करवाने के लिए। दूसरा मिसाल के तौर पे अफ्रीका में जो पिग्मी पीपल होते हैं, अब ये एक पर्टिकुलर डिजीज है जिसमें हाइट जो है वो छोटी रह जाती है, ठीक है, स्मॉल स्ट्रक्चर होता है। इन लोगों के अंदर ग्रोथ हार्मोन तो होता है लेकिन IGF-1 की डेफिशिएंसी होती है, ठीक है, कंजेनिटली इनेबिलिटी होती है, उनकी बॉडी IGF-1 प्रोड्यूस ही नहीं कर पाती, इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर 1 प्रोड्यूस ही नहीं कर पाती, या सोमैटोमीडिन C प्रोड्यूस ही नहीं कर पाती। तो जब ये नहीं प्रोड्यूस कर पाती तो ग्रोथ हार्मोन इनमें ग्रोथ ही नहीं करवा पाता। सही होगी बात। इसी तरह एक और बीमारी है लेरन सिंड्रोम। लेरन सिंड्रोम में ये होता है कि बॉडी में ये वाले फैक्टर्स प्रोड्यूस करने की एबिलिटी तो है लेकिन ग्रोथ हार्मोन के रिसेप्टर नहीं है। असल में बेसिकली पता होता है क्या है, ग्रोथ हार्मोन आता है, ठीक है, ये मिसाल के तौर पे सेल है, जब इसके ऊपर ग्रोथ हार्मोन लगता है ना तो ये सेल IGF-1 बनाना शुरू कर देता है। सही होगी बात। अब अगर यहाँ पे ग्रोथ हार्मोन का रिसेप्टर ही ना हुआ तो क्या होगा, सेल IGF-1 प्रोड्यूस नहीं करेगा। तो पिग्मी पीपल में तो ये था कि IGF-1 प्रोड्यूस करने की सलाहियत ही नहीं थी हमारे पास, ठीक है। जबकि लेरन सिंड्रोम में ये होता है कि IGF-1 प्रोड्यूस करने की सलाहियत तो है लेकिन ग्रोथ हार्मोन का रिसेप्टर नहीं है। तो ग्रोथ हार्मोन रिलीज हो ही जा रहा है लेकिन वो आके सेल को कह ही नहीं रहा IGF-1 बनाओ, तो हमारे पास IGF-1 की डेफिशिएंसी होती है। ठीक है बात। तो इन दोनों केसेस में जो हाइट है वो छोटी रह जाती है। अच्छा, यहाँ पे कुछ टर्म्स आपके पास सिमिलर थी तो आप कंफ्यूज नहीं होना। सोमैटोमीडिन किसको कह रहे हैं हम, इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर्स को, इनको कहते हैं सोमैटोमीडिन्स, ठीक है। ग्रोथ हार्मोन को बताते खुद हम क्या कहते हैं, सोमैटोट्रोपिन,
ठीक है बात। और ग्रोथ हार्मोन को इनहिबिट करने का एक हार्मोन होता है जो कि आपके हाइपोथैलेमस रिलीज होता है, उसको क्या कहते हैं? सोमैटोस्टेटिन। ठीक है, सोमैटोस्टेटिन, सोमैटोट्रोपिन, सोमैटोमीडिन्स। सोमैटोस्टेटिन ग्रोथ हार्मोन को कम करवाने के लिए होता है, सोमैटोट्रोपिन बताते खुद ग्रोथ हार्मोन का नाम है, और सोमैटोमीडिन्स ग्रोथ हार्मोन के साथ यूज होने वाले इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर्स हैं। सही होगी बात, ये वाली बात को समझ में आ गई। अच्छा, एक और मजे की बात रामी वाली, हमने ये देखा, वैसे तो हमें पता चल चुका है कि अगर इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर्स नहीं होंगे तो ग्रोथ हार्मोन काम नहीं कर सकेगा, लेकिन एक्सपेरिमेंट में ये पता चला अगर हमने एक पर्टिकुलर जगह पे ग्रोथ हार्मोन इंजेक्ट कर दिया, वहां पे ग्रोथ होना शुरू हो गई भाई, वहां पे हड्डी बढ़ना शुरू हो गई। अब ये क्या मजाक है? हमने कहा देखो इसकी ये वजह होगी, ग्रोथ हार्मोन जहां पे जाता है उन्हीं जगह के उन्हीं सेल से कहता है कि तुम IGF-1 बनाओ, तो हो सकता है कि उसने वहीं से IGF-1 बनवा लिया हो। ठीक है, तो वन पॉसिबल एक्सप्लेनेशन तो ये है कि वहीं पे लोकल प्रोडक्शन ऑफ इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर करवा ली हो, और दूसरा फिर हमें मानना पड़ेगा कि ग्रोथ हार्मोन का कुछ ना कुछ IGF इंडिपेंडेंट इफेक्ट्स भी होते हैं, यानी कि इंसुलिन ग्रोथ फैक्टर के बगैर भी कुछ ना कुछ ग्रोथ हार्मोन कर लेता है। ठीक है, ये नहीं है कि प्रॉपर ग्रोथ करवा लेता है, लेकिन कुछ ना कुछ उसके अपने इफेक्ट्स भी होते हैं। सही है कि बात? तो हमने एक पर्टिकुलर जगह पे इंजेक्ट किया, वहां पे ग्रोथ क्यों हुई है? नंबर एक, हमने कहा कि उसी जगह पे उसने फैक्टर्स प्रोड्यूस करवा लिए होंगे। नंबर दो, हमने कहा कि भाई कुछ ना कुछ ग्रोथ ये फैक्टर्स के बगैर भी करवा लेता है। सही है कि बात? अब आप देखते हैं ड्यूरेशन। ग्रोथ हार्मोन जो है ना वो आपके ब्लड में रहता है बहुत थोड़े टाइम के लिए, लेकिन हमें तो पता है कि ग्रोथ हार्मोन का एक्शन तो बहुत लंबे टाइम के लिए रहता है। इसकी क्या वजह हुई? इसकी वजह यह है, ग्रोथ हार्मोन जो इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर्स प्रोड्यूस करवाता है ना, ये ग्रोथ फैक्टर्स बड़े लॉन्ग टर्म होते हैं। मसलन बॉडी में ग्रोथ हार्मोन बना, इस ग्रोथ हार्मोन ने फैक्टर्स भी रिलीज करवा दिए। अब ग्रोथ हार्मोन खुद तो ब्लड में से निकल गया बड़ी जल्दी, लेकिन जो फैक्टर्स है वो काफी देर तक ब्लड में रहेंगे और वो काफी देर तक ग्रोथ को प्रमोट करते चले जाएंगे। सही हो गई बात? तो बस यही बात यहाँ बताई हुई थी कि ड्यूरेशन ऑफ एक्शन ऑफ ग्रोथ हार्मोन बहुत थोड़ा होता है, ब्लड में उसकी हाफ लाइफ सिर्फ 20 मिनट्स होती है, जबकि जो इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर्स हैं उनकी ड्यूरेशन ज्यादा होती है। यहां तक तो बात क्लियर हो गई, इसमें कोई डिफिकल्टी नहीं थी। आगे आता है हमारे पास रेगुलेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन सिक्रीशन। ग्रोथ हार्मोन की सिक्रीशन बताते खुद रेगुलेट किस तरह से हो रही होती है। एक तो बात याद रखिएगा, इसकी सिक्रीशन होती है पल्सटाइल पैटर्न में, ऐसे बड़ी कम हुई, ज्यादा ग्रोथ थोड़ी देर के लिए ज्यादा हुई, थोड़ी देर के लिए कम हुई, ज्यादा हुई, कम हुई, इस तरह से पल्सटाइल पैटर्न में होती है। और इसके अलावा बॉडी में कुछ चीजें होती है जिनकी वजह से ग्रोथ हार्मोन ज्यादा प्रोड्यूस होता है। ये ग्राफ देख रहे हैं, हमने देखा अभी बंदे में पूरे 24 आवर्स का हमने टेबल बनाया और देखा कब कब ग्रोथ हार्मोन ज्यादा हुआ। तो जिस वक्त वो एक्सरसाइज कर रहा था ना, उस वक्त ग्रोथ हार्मोन बहुत ज्यादा हुआ था, गुड हो गया। हमने कहा है ये रात को क्यों बढ़ा है? अच्छा, जिस वक्त स्लीप थी ना उस वक्त भी ग्रोथ हार्मोन बहुत ज्यादा हुआ था। सही है कि बात? तो ये मुख्तलिफ चीजें हैं, ग्रोथ हार्मोन कब कब ज्यादा होता है, एक्सरसाइज में ज्यादा होता है, डीप स्लीप के पहले 2 घंटे में बहुत ज्यादा होता है, कुछ अमाइनो एसिड्स हैं वो ग्रोथ हार्मोन को ज्यादा करवा जाते हैं, एक्साइटमेंट हो तो भी ज्यादा होता है, ट्रॉमा हो तो भी ज्यादा हो जाता है, भूख लगी हो तो भी ग्रोथ हार्मोन बढ़ जाता है, हाइपोग्लाइसीमिया में ग्रोथ हार्मोन बढ़ जाता है। ग्रेलिन ये एक हार्मोन है जो कि स्टमक जो है ना वो मील से पहले रिलीज कर रहा होता है, इस हार्मोन की मौजूदगी में भी ग्रोथ हार्मोन ज्यादा होता है। तो ज्यादा देखो जो मसले वाले काम है ना या जो इंटेंस किस्म के काम है उन सारों में ग्रोथ हार्मोन की सिक्रीशन इंक्रीज ही कर रही होती है। सही होगी बात? अब ये कुछ तकरीबन उन्होंने 7-8 फैक्टर्स लिखे हुए हैं, इनको याद करना थोड़ा सा मुश्किल है। इनको याद करने के लिए मैंने एक निमोनिक बनाया, वो गाड़ियों का शेड नहीं होता, उस शेड का गेट भी होता है। ठीक होगी बात? तो निमोनिक है हमारे पास शेड गेट। ठीक है, शेड का जो गेट होता है उसके लिए निमोनिक बनाया है मैंने, शेड गेट। ठीक है, बस ये आप देखते जाएंगे एक एक चीज। एस स्टैंड फॉर स्टारवेशन, स्टारवेशन में इंक्रीज करता है। ए स्टैंड फॉर हाइपोग्लाइसीमिया, ई स्टैंड फॉर एक्सरसाइज, फिर उसके बाद डी स्टैंड फॉर डीप स्लीप, जी स्टैंड फॉर ग्रेलिन, ए स्टैंड फॉर क्या था, अमाइनो एसिड्स, फिर टी स्टैंड फॉर ट्रॉमा और ई स्टैंड फॉर, पहले हमने कहा था ई स्टैंड फॉर एक्साइटमेंट, तो अब हम कह देते हैं ई स्टैंड फॉर एक्सरसाइज। ठीक है, तो शेड गेट ही निमोनिक है, शेड गेट में आपके पास जो ग्रोथ हार्मोन है उसकी रिलीज ज्यादा होती है। वैसे तो इस तरह का ऐसी क्यों आता नहीं है, लेकिन याद रखने के लिए अपनी तसल्ली के लिए कि भी मुझे सारा कुछ आता है, आप लोग इसको याद कर सकते हैं। ऑलराइट, उसके बाद वो एक और बात डिस्कस कर रहे जाने वाली। देखो एक बात याद रखना, जो भी हार्मोन जो इफेक्ट्स कॉज कर रहा होता है ना, अगर वो इफेक्ट्स नहीं, मतलब अगर उस चीज की कमी हुई होगी तो वो हार्मोन रिलीज होगा। मिसाल के तौर पे ग्रोथ हार्मोन का काम है प्रोटीन की प्रोडक्शन करवाना, सही है। अगर बॉडी में प्रोटीन कम होगी तो डेफिनेटली बात है ग्रोथ हार्मोन प्रोड्यूस होना है, सही है। ग्रोथ हार्मोन का काम है, जैसे मिसाल के ले लो, ग्रोथ हार्मोन का काम है ब्लड में ग्लूकोज को बढ़ाना, तो अगर ब्लड में ग्लूकोज कम हुआ वो ग्रोथ हार्मोन की प्रोडक्शन को स्टिमुलेट कर रहा होगा, नेचुरल सी बात है ना ये वाली। तो वो कह रहे हैं शॉर्ट टर्म में देखा जाए, एक्यूट कंडीशन में देखा जाए, जो मुसलसल उतार चढ़ाव हो रहा होता है, तो उसमें तो ग्लूकोज का बहुत बड़ा असर होता है ग्रोथ हार्मोन के ऊपर। जब ब्लड में ग्लूकोज कम होती है ग्रोथ हार्मोन ज्यादा बन जाता है, जब ब्लड में ग्लूकोज ज्यादा होती है ग्रोथ हार्मोन कम बन जाता है।
ठीक है, तो एक्यूट रेगुलेशन में कौन रोल प्ले कर रहा है? ग्लूकोज। और थोड़ी सी लॉन्ग टर्म या थोड़ी सी क्रोनिक रेगुलेशन में कौन रोल प्ले कर रहा है? जब एक दिन में ज्यादा ग्रोथ हार्मोन बन रहा है या इस हफ्ते ज्यादा ग्रोथ हार्मोन बन रहा है, ये किसी पे डिपेंड कर रहा होता है? ये डिपेंड कर रहा होता है बॉडी के अंदर मौजूद प्रोटीन्स के ऊपर। सही है की बात? तो प्रोटीन जो होती है वो ज्यादा तगड़ा इन्फ्लुएंस रखती है ग्रोथ हार्मोन पे, लेकिन थोड़ा सा लॉन्ग टर्म इन्फ्लुएंस रख रही होती है। जबकि जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं उनका मामूली सा इन्फ्लुएंस होता है, लेकिन मुसलसल जो उतार चढ़ाव है वो उन्हीं की वजह से हो रहा होता है। तो अगर कोई एक हफ्ते, मतलब एक समझ लें मेरी बात को, प्रोटीन्स का इफेक्ट तगड़ा है लेकिन काफी टाइम लगता है उनको इम्पैक्ट लगाने पे, ठीक है। जबकि जो ग्लूकोज या कार्बोहाइड्रेट्स का इफेक्ट है वो मामूली सा होता है और फौरन थोड़ी देर के लिए बढ़ा दिया, थोड़ी देर के लिए कम कर दिया, ऐसे ऐसे रैपिड किस्म का काम होता है। सही है की बात? तो अब एक एक्सपेरिमेंट किया जिसमें हमने एक पेशेंट लिया जिसमें मुसलसल प्रोटीन्स की कमी थी, ठीक है बात। तो प्रोटीन डेफिशिएंसी, तगड़ा किस्म की प्रोटीन डेफिशिएंसी हुई हुई है, तो जाहिर सी बात है इस इंसान में ग्रोथ हार्मोन कम होगा। सही होगी बात? सॉरी, प्रोटीन डेफिशिएंसी है तो ग्रोथ हार्मोन ज्यादा होगा, क्योंकि ग्रोथ हार्मोन का काम प्रोटीन को बढ़ाना होता है ना, तो प्रोटीन काम में तो ग्रोथ हार्मोन ज्यादा होगा, नेचुरल सी बात है। अब बीमारी है एक बंदे को, जो क्वाशियोकोर, सही होगी बात, इसे प्रोटीन डेफिशिएंसी हुई हुई है। ऐसे बंदे को हमने ट्राई किया कि चलो यार इसमें प्रोटीन डेफिशिएंसी हुई है ना, ग्रोथ हार्मोन इसमें बहुत ज्यादा हुआ है, ग्रोथ हार्मोन को थोड़ा कम करना है, ग्रोथ हार्मोन को थोड़ा नॉर्मलाइज करना है। कैसे करें जरा याद कीजिएगा। ग्रोथ हार्मोन हाइपरग्लाइसीमिया से इंक्रीज करता है या हाइपोग्लाइसीमिया से इंक्रीज करता है? सीधी सी बात है, हाइपरग्लाइसीमिया तो वो करवाता है, तो इसका मतलब है अगर हाइपरग्लाइसीमिया हुआ होगा तो ग्रोथ हार्मोन डिक्रीज करेगा, हाइपोग्लाइसीमिया हुआ होगा तो ग्रोथ हार्मोन बढ़ जाएगा। ये स्टेटमेंट अगर समझ नहीं आई तो 10 सेकंड पीछे के दोबारा सुन लीजिए इसको। सही होगी बात? अच्छा जी, तो सीधी सी बात है, अगर हम चाहते हैं कि ग्रोथ हार्मोन कम हो तो हाइपरग्लाइसीमिया करवा दो, ब्लड में ग्लूकोज लेवल ज्यादा कर दो ताकि ग्रोथ हार्मोन कम हो जाए। हमने ब्लड में ग्लूकोज लेवल ज्यादा करके देखा, लेकिन ग्रोथ हार्मोन ढीठ था, वो कम नहीं हुआ, वो फिर भी ज्यादा बनता जा रहा है। क्योंकि भाई प्रोटीन की डेफिशिएंसी है ना, उसका असल काम तो प्रोटीन है, प्रोटीन का इन्फ्लुएंस बहुत तगड़ा किस्म का होता है। तो जब प्रोटीन की डेफिशिएंसी की वजह से ग्रोथ हार्मोन ज्यादा बन रहा था, हमने हाइपरग्लाइसीमिया करके भी ट्राई किया, फर्क नहीं पड़ा। हाँ अलबत्ता जब हमने इस बंदे में प्रोटीन की डेफिशिएंसी को दूर किया, यानी इसको प्रोटीन देना शुरू की, तो फिर हमने देखा ग्रोथ हार्मोन अचानक कम हो गया, ग्रोथ हार्मोन नॉर्मल हो गया, कहता ठीक है मेरा गुस्सा ठंडा हो गया। सही के बाद तो ये आप देखते हैं काफी हद तक 3 दिनों में ही प्रोटीन ट्रीटमेंट करने से ग्रोथ हार्मोन का गुस्सा ठंडा हो गया। और जब 25 दिन हमने प्रोटीन ट्रीटमेंट दिया, यानी 25 डेज हम उसको अच्छी प्रोटीन देते रहे, तो काफी हद तक ग्रोथ हार्मोन का गुस्सा ठंडा हो गया है। सही है कि बात? तो ये बात याद रखिएगा, जब ग्रोथ हार्मोन को प्रोटीन की वजह से गुस्सा चढ़ा होगा, कार्बोहाइड्रेट जितनी मर्जी कोशिश कर ले उसको गुस्सा ठंडा नहीं कर सकता। सही है कि बात? तो मेन जिसको गुस्सा चढ़ता है वो प्रोटीन की बेसिस पर चढ़ता है, और मतलब लंबी नाराजगी होती है प्रोटीन की वजह से। कार्बोहाइड्रेट की वजह से तो बस हमें कभी हल्का सा नाराज, कभी हल्का सा बस हल्का सा मुस्कुरा जाए, कभी हल्का सा मूड ऑफ हो गया, ये वाला काम ही होता है। ऑलरेडी हमने ग्रोथ हार्मोन की रेगुलेशन देखी, प्रोटीन्स किस तरह से रेगुलेट करी होती हैं और कार्बोहाइड्रेट किस तरह से रेगुलेट करी होती हैं। अभी तक हमने ग्रोथ हार्मोन का क्या कुछ पढ़ा है। ग्रोथ हार्मोन का प्रोटीन्स पे क्या इफेक्ट होता है, लिपिड्स पे क्या इफेक्ट होता है, कार्बोहाइड्रेट पे क्या इफेक्ट होता है, बोन्स पे क्या इफेक्ट होता है, और उसके अलावा हमने क्या पढ़ा है, इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर्स को स्टडी कर लिया। सही। फिर रेगुलेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन में देखा कि हमने कि एक तो ये शेड गेट होता है जो कि ग्रोथ हार्मोन को इंक्रीज कर रहा होता है, उसके अलावा कार्बोहाइड्रेट्स शॉर्ट टर्म इफेक्ट रख रही होती हैं और प्रोटीन्स लॉन्ग टर्म इफेक्ट रख रही होती हैं। शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म की चीज आपको एमसीक्यू के लिए आनी चाहिए। सही होगी बात? ये 8 पॉइंट एमसीक्यू के लिए आनी चाहिए। मिसाल के तौर पर एमसीक्यू पूछ लेते हैं, ऑल ऑफ द फॉलोइंग इंक्रीज ग्रोथ हार्मोन एक्सेप्ट, ठीक है, तो वो 3 ही ऑप्शन दी हुई होंगे, चौथी कुछ और दी हुई हो, तो आपको पता होना चाहिए। अच्छा ये वाली बात हो गई। अब हम देखते हैं ग्रोथ हार्मोन को हाइपोथैलेमस किस तरह से इफेक्ट कर रहा होता है, हाइपोथैलेमस का क्या इंपैक्ट होता है। हाइपोथैलेमस एक रिलीजिंग हार्मोन भी बनाता है जिसको हम कहते हैं ग्रोथ हार्मोन, रिलीजिंग हार्मोन। जरा बात, रिलीजिंग हार्मोन जब भी रिलीज होगा तो ग्रोथ हार्मोन की सिक्रीशन बढ़ेगी। और एक इनहिबिटरी हार्मोन भी बनाता है जिसको हम कहते हैं ग्रोथ हार्मोन, इनहिबिटरी हार्मोन। ये जरा बात जब भी रिलीज होगा तो ये ग्रोथ हार्मोन की सिक्रीशन को कम करेगा। ये जो ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटरी हार्मोन है इसको हम सोमैटोस्टेटिन भी कहते हैं। पहले भी मैं आपको, जब मैंने तीनों नाम डिस्कस किए थे तो मैं आपको बता चुका हूं, सोमैटोस्टेटिन ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटरी हार्मोन कहते हैं, सोमैटोमिडिन इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर्स को कहते हैं, और सोमैटोट्रोपिन बजाते खुद ग्रोथ हार्मोन को कहते हैं। सही होगी बात? अच्छा लेकिन एक बात याद रखिएगा, मेनली ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन ही काम कर रहा होता है, यानी कि ज्यादा डोमिनेंट रोल है ना वो ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन का ही होता है। इसकी मिसाल मैं आपको इस तरह से दे सकता हूँ कि जैसे मिसाल के तौर पे आप एक गाड़ी ड्राइव करते हो,
अगर आप इसमें एक एक्सेलरेटर होता है और एक ब्रेक होती है, सही है के बाद गाड़ी ड्राइव करने में ज्यादा रोल किसका होता है, एक्सेलरेटर का होता है कि ब्रेक का होता है? जाहिर बात है ज्यादा रोल एक्सेलरेटर की होता है जब गाड़ी चलाने के लिए, ब्रेक तो कभी कभी लगाते हैं हम, सही होगी ना बात। तो यही काम है यहाँ पे भी, ज्यादा टाइम हमें एक्सेलरेशन देनी पड़ती है। हाँ कभी अगर गाड़ी बहुत तेज हो जाए तो फिर ब्रेक लगानी पड़ जाती है। तो यही काम यहाँ पे है कि अगर कभी बहुत ज्यादा ग्रोथ हार्मोन बन जाए तो हमें इनहिबिटरी हार्मोन करना पड़ता है, वरना आमतौर पर ज्यादा मेन रोल है ग्रोथ हार्मोन को रेगुलेट करने में वो रिलीजिंग हार्मोन का ही होता है। ठीक होगी बात, बात समझ में आ गई हमें। अच्छा अब यहाँ पे कॉपा बताई फिर उन्होंने हाइपोथैलेमस में, ये है जी मिसाल के तौर पे हाइपोथैलेमस में जिन जगहों से, ये वो जगह है जहां से ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन एक न्यूरॉन निकल रहा है वो वाला, और ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटरी हार्मोन वाला न्यूरॉन निकल रहा है, सही है बात। तो हाइपोथैलेमस में जिस रीजन से ग्रोथ हार्मोन रेगुलेटरी हार्मोन निकल रहे होते हैं, यानी ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन या ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटरी हार्मोन निकल रहे होते हैं, ये वही रीजन है जो कि बॉडी से ग्लूकोज के मुताबिक आपके लेवल्स को, सेटाइटी लेवल्स को चेंज कर रहा होता है। यानी क्या मतलब है, जब आपका पेट भरा हुआ होता है, ब्लड ग्लूकोज लेवल अच्छा होता है, तो आप कहते हो बस यार मेरा पेट भरा हुआ है, ठीक है। ये जो फीलिंग है ना, वो यही वाली जगह करवा रही होती है। इसी तरह से जब ग्लूकोज की कमी होती है, आप कहते हैं यार कुछ मीठा खाने का दिल कर रहा है, या भूख लगी हुई है, हाइपोग्लाइसीमिया हुआ है, सही के बाद। तो आपकी बॉडी में जो रीजन ग्लूकोज के मुताबिक आपका पेट भरा और भूखा का बताता है, वही रीजन ग्रोथ हार्मोन को कंट्रोल कर रहा है। वजह क्या है? वजह यह है कि ग्लूकोज के मुताबिक ही आपका पेट का भरा होना या खाली होना होता है, और ग्लूकोज के मुताबिक ही हम ग्रोथ हार्मोन को भी रेगुलेट कर रहे होते हैं। आपको पता है शॉर्ट टर्म रेगुलेशन जो है वो ग्लूकोज के मुताबिक ही होती है। तो यही बात वो कर रहे हैं कि इट इज रीजनेबल टू एक्सपेक्ट दैट सम ऑफ द सेम सिग्नल्स दैट मॉडिफाई पर्सनल बिहेवियर। बल्कि नजर पता नहीं आपको आ रहा है कि नहीं आ रहा, अभी भी नहीं आ रहा होगा, ये देख लो यार, ये लिखा हुआ उन्होंने, it is reasonable to expect that some of the same signals that modify person's behavioral feeding instincts also alter the rate of growth hormone। यानी सेम सिग्नल्स होते हैं, वही सिग्नल्स आपका पेट भरा हुआ और भूखे को भी कंट्रोल कर रहे होते हैं, और वही सिग्नल्स ग्रोथ हार्मोन के सिक्रीशन को भी इंक्रीज डिक्रीज कर रहे होते हैं, सही की बात। तो यहाँ पे उन्होंने ये वाली एक बात डिस्कस की हुई थी। इन जगहों का नाम ही बताए हुए हैं कि कौन कौन सी जगह होती है जहाँ ग्रोथ हार्मोन को रेगुलेट करी होती है। मैंने तो आपको बता दिया ना भाई, ये वाला रीजन, ये रीजन कौन सा रीजन बताया हुआ उन्होंने आपको, वेंट्रोमीडियल न्यूक्लियस ऑफ हाइपोथैलेमस और आर्क्यूएट न्यूक्लियस ऑफ हाइपोथैलेमस। अच्छा जी, तो अभी तक हमने यहाँ पे ग्रोथ हार्मोन, रिलीजिंग हार्मोन और इनहिबिटरी हार्मोन को पढ़ा है। उसके बाद हमने देख लिया हाइपोथैलेमस की कौन सी जगह को कंट्रोल कर रही होती हैं, वही जगह जो कि ग्लूकोज के मुताबिक आपके पेट भरे हुए को कंट्रोल कर रही होती हैं। उसके अलावा मैं आपको ये बात बता चुका हूं कि ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन ज्यादा इफेक्ट रखता है, ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटरी हार्मोन छोटा इफेक्ट रखता है, ठीक है। जिस तरह गाड़ी की रेस देना, एक्सेलरेटर जो होता है वो गाड़ी चलाने में ज्यादा अहम किरदार अदा कर रहा होता है, जबकि ब्रेक ज्यादा छोटा किरदार अदा कर रही होती है। आप कहोगे यार गाड़ी की स्पीड को ज्यादा रेगुलेट किससे कर रहे होते हैं, तो आमतौर पर आप रेस देगी कर रहे होते हो। सिर्फ अगर ब्रेक होगी तो कोई फायदा नहीं होगा, सिर्फ रेस होगी तो चलो हम कभी ज्यादा रेस देंगे कभी कम रेस देंगे, तो हम स्पीड बढ़ा घटा सकते हैं। ऑलराइट जी, मैंने आपको गाड़ी की एक मिसाल दे दी हुई है। ये वैसे ज्यादातर हार्मोन्स के लिए यही चलती है, रिलीजिंग हार्मोन, क्योंकि ज्यादातर हार्मोन्स के रिलीजिंग हार्मोन ही होते हैं, उनकी यही मिसाल चलती है। सिर्फ प्रोलैक्टिन है जिसके लिए इनहिबिटरी हार्मोन हाइपोथैलेमस से आता है, उसकी मिसाल अगर मैंने आपको समझानी हो ना, तो अब हॉर्स राइडिंग कम लोगों ने की होती है, लेकिन अगर आपने हॉर्स राइडिंग की हो तो उसमें बेसिकली आपको पता होगा कि घोड़े को रोक के रखना पड़ता है। उसकी जो रेंज होती है ना, उसको हम खींच के रखते हैं आमतौर पे। तो घोड़े की स्पीड जो रेगुलेट हो रही होती है वो आमतौर पे रेंज को खींचने से हो रही होती है। जैसे ही आपने थोड़ी सी उसकी वो ढीली की ना, घोड़ा तेज निकल जाता है, ठीक है, अगर अच्छा घोड़ा हुआ और सवार भी अच्छा हुआ तो। अच्छा, तो वो जैसे ही रेंज को लूज करते हैं तो घोड़ा स्पीड से निकलता है। तो जब आपने घोड़े को स्पीड को रेगुलेट करना होता है ना, हमेशा हम रेंज को हल्का हल्का खींच के रखते हैं या ढीला रखते हैं, तो वहां पे आप ब्रेक की मदद से स्पीड को कंट्रोल कर रहे होते हो। या इसकी मिसाल ऐसे ले लो, कोई गाड़ी स्लोप पे नीचे आ रही हो, तो स्लोप पे नीचे आ रही होगी तो फिर आपकी ब्रेक आप ज्यादा यूज कर रहे होंगे, रोक रोक के आप रेगुलेट कर रहे होंगे। तो यही काम होता है प्रोलैक्टिन के लिए, कि प्रोलैक्टिन खुद तो बहुत रिलीज हो रहा होता है, हाइपोथैलेमस इनहिबिटरी हार्मोन देकर उसको रेगुलेट कर रहा होता है, सही की बात। खैर एनीवेज वो मिसाल नहीं भी समझ में आती तो गोली मारा मिसाल को, बस आपको ये पता होना चाहिए कि रिलीजिंग हार्मोन होता है आपके एंटीरियर पिट्यूटरी के ज्यादातर सिक्रीशन के लिए, और सिर्फ प्रोलैक्टिन के लिए आपके पास इनहिबिटरी हार्मोन होता है। अच्छा जी, ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन जब आपके एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के पास आता है तो वो ग्रोथ हार्मोन के सिक्रीशन को कैसे बढ़ाता है? सवाल है ना, जायज सवाल है, मासूमाना सवाल है। अच्छा जी, होता बेसिकली ये है जी, ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन जब आपके एंटीरियर पिट्यूटरी के सेल्स के पास आता है तो वो वहां पे साइक्लिक एएमपी को रिलीज करवाता है। मतलब कि वो जो हमने पढ़ा ना, एडेनाइल साइक्लिक एएमपी सेक्रेशन सिस्टम, वो वाला सिस्टम एक्टिवेट होता है, जिसकी वजह से साइक्लिक एएमपी बहुत सारे काम करवाता है। साइक्लिक एएमपी क्या क्या करवाता है? साइक्लिक एएमपी एक तो शॉर्ट टर्म इफेक्ट करवाता है। वो क्या है भाई, जितना ग्रोथ हार्मोन बना हुआ है उसको रिलीज कर दो। जो ग्रोथ हार्मोन के सीक्रेटरी वेसिकल्स हैं उनको एक्सोसाइटोसिन के थ्रू ग्रोथ हार्मोन को रिलीज करवाता है।
और दूसरा ग्रोथ हार्मोन की प्रोडक्शन को भी बढ़ाता है। ये उसका लॉन्ग टर्म इफेक्ट है कि ओवरऑल ट्रांसक्रिप्शन और वो mRNA और ट्रांसलेशन प्रोडक्शन को भी ये इंक्रीज कर रहा है। सही होगी बात। तो ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन साइक्लिक एमपी को फॉर्म करवाता है। साइक्लिक एमपी का एक शॉर्ट टर्म इफेक्ट है, एक लॉन्ग टर्म इफेक्ट। शॉर्ट टर्म इफेक्ट ये है कि वो ग्रोथ हार्मोन को रिलीज करवाता है, लॉन्ग टर्म इफेक्ट ये है कि वो ग्रोथ हार्मोन की ट्रांसक्रिप्शन को रिलीज करता है। गुड होगी बात। फिर हमने ये देखा कि अगर हम किसी इंसान के ब्लड में ग्रोथ हार्मोन को इंजेक्ट करें तो उसका जो दिमाग ग्रोथ हार्मोन को रिलीज कर रहा था या पिट्यूटरी ग्लैंड ग्रोथ हार्मोन को रिलीज कर रहा था वो रिलीज कम हो जाती है। तो इसका मतलब है ग्रोथ हार्मोन में भी बाकी हार्मोन्स की तरह नेगेटिव फीडबैक होता है कि जब हार्मोन ज्यादा होता है तो हार्मोन की सिक्रीशन कम हो जाती है। टिपिकल नेगेटिव फीडबैक, इसमें कोई मुश्किल चीज नहीं है। अच्छा जी, आखिर में वो बात कर रहे हैं कि मेजर लॉन्ग टर्म कंट्रोलर ऑफ ग्रोथ हार्मोन सिक्रीशन इज द लॉन्ग टर्म स्टेट ऑफ न्यूट्रिशन ऑफ द टिश्यूज। ये तो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि ग्रोथ हार्मोन को मेन जो कंट्रोल कर रहा होता है वो आपके पास ये प्रोटीन डेफिशिएंसी और ये कार्बोहाइड्रेट ट्रीटमेंट वगैरह डिपेंड कर रहा होता है। तो वो यही बात कर रहे हैं, अगर आपके टिश्यूज तक प्रॉपर एनर्जी पहुंच रही है तो ग्रोथ हार्मोन थोड़ा ठंडा रहता है, थोड़ा कम रहता है। लेकिन अगर आपके टिश्यूज के पास एनर्जी कम पहुंच रही है, प्रोटीन्स कम पहुंच रही है, कार्बोहाइड्रेट्स कम पहुंच रही है, ग्रोथ हार्मोन को गुस्सा चढ़ जाता है। कहता है यार मैं तब से कर रहा हूँ ग्रोथ करवानी है, तुम लोग क्यों कम सिक्रीशन करवा रहे हो। तो ग्रोथ हार्मोन ज्यादा फॉर्म होता है। तो लॉन्ग टर्म में भी कौन कंट्रोल कर रहा है, टिश्यूज की स्टेट ऑफ न्यूट्रिशन। या अगर कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन में से पूछे आपसे तो आप बताते हैं कि क्रोनिक कंट्रोल में आपके पास प्रोटीन होगी। सही होगी बात। अब कई दफा ना आपको कॉन्सेप्ट तो होप्स को समझ में आ गया होगा, एमसीक्यूज के ना थोड़ा सा रट्टे की तरफ आपको आना पड़ता है। सही है की बात। तो अगर रट्टे की बात की जाए ना तो शॉर्ट टर्म एक्यूट कंडीशन में कंट्रोल करें तो आप कहना हाइपोग्लाइसीमिया, क्रोनिक कंडीशन में कंट्रोल करें तो आप कह देना प्रोटीन्स, लॉन्ग टर्म कंट्रोल करें तो आप कह देना स्टेट ऑफ न्यूट्रिशन ऑफ टिश्यूज। सही है की बात। तो ये बस 3 टर्म्स को आप याद रखें। इंशाल्लाह इधर से कोई एमसीक्यू आया तो आप बहुत आसानी से कर लेंगे। थैंक यू वेरी मच। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बाकी इंशाल्लाह पार्ट 3 की वीडियो में करते हैं। अल्लाह।